दोस्तों आज हम बात करेंगे झूम खेती के बारे में। आखिर झूम खेती क्या है? दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि जनजातियाँ जो खेती करती हैं उसी को झूम खेती के नाम से जाना जाता है। पूरे भारत में लगभग 8% जनजातियाँ पाई जाती हैं और हर क्षेत्र में जनजातियों द्वारा जो खेती की जाती है उनके अलग अलग नाम मिलते हैं। तो जब एक स्थान से जनजातियां दूसरे स्थान पर पहुंचती हैं और अपने निवास के लिए जो नया स्थान चुनती हैं, वहां के आसपास के जंगलों को काट देती हैं और फिर उसमें आग लगा देती हैं। इसलिए इस खेती को कर्तन दहन पद्धति भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कर्तन दहन पद्धति। तो इस तरीके से जब जनजातियां एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचती हैं, यानी जैसे ए स्थान पर रह रही थी और दूसरे स्थान बी पर पहुंची, तो यहां भी खेती ये करने लगी और पुराना जो मूल स्थान है उसको छोड़ देती हैं। अर्थात ये खेती क्या हो गई? एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्थानांतरित हो जा रही है। अर्थात इसे स्थानांतरित खेती भी कहा जाता है। वैसे पूरे भारत में बहुत सारी जनजातियां हैं। पूरे भारत में लगभग 8% जनजातियां पाई जाती हैं और प्रत्येक जगह जनजातियों द्वारा की जाने वाली खेती अलग अलग नामों से जानी जाती है। तो इन जनजातियों द्वारा जो ये खेती की जाती है, चाहे वो ए स्थान पे हो या बी स्थान पे, इनकी एक अपनी पद्धति होती है कि ये परंपरागत बीज यूज करते हैं। परंपरागत बीज का उपयोग करते हैं। परंपरागत बीज का मतलब है कि जैसे आम लोग गेहूं बोते हैं और जब वो गेहूं उगता है तो उसी को खाद्यान्न के रूप में इस्तेमाल करते हैं और उसके कुछ भाग को बचाकर पुनः उसी को बो देते हैं। तो ये क्या हो गई? परंपरागत बीज हो गई। और एक दूसरा तरीका है नए हाइब्रिड बीज डाले जाएं। तो जनजातियों द्वारा जो खेती की जाती है उसमें परंपरागत बीज का इस्तेमाल किया जाता है। और इसके साथ साथ जो खाद है वो एक तरीके से जैविक खादों पर ज़्यादा निर्भर है। जैविक खाद का मतलब है जैसे गोबर की खाद या हरी खाद कह सकते हैं, और कीटनाशक के रूप में राख का इस्तेमाल करते हैं। तो इस तरीके से जनजातियों द्वारा जो ये खेती की जाती है उसको झूम खेती या कर्तन दहन पद्धति या स्थानांतरित खेती भी कहा जाता है। अब इस खेती से अपनी कई समस्याएं खड़ी हो जाती हैं, लेकिन परंपरागत बीज यूज करने से जो एक दूसरी समस्या खड़ी हो जाती है, उत्पादन में कमी आ जाती है। तो ये यहाँ पर परिवर्तन होता है। लेकिन झूम खेती से जो समस्याएं निकल के आती हैं वो समस्याएं इस तरीके से हैं कि बड़ी संख्या में वनों की कटाई हो जाती है। क्या हो जाता है? बड़ी संख्या में वनों की कटाई होती है। अर्थात जब वन काटे जाएंगे तो जाहिर सी बात है मृदा अपरदन प्रक्रिया क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। अर्थात भूमि क्या हो जाएगी? अनुपजाऊ हो जाएगी। तो इस तरीके से ये पद्धतियां यहां पर देखने को मिलती हैं। इसके साथ साथ भूमिगत जल स्तर में भी कमी आती है। भूमिगत जल स्तर में कमी आती है। तो ये भी एक समस्या देखने को मिलती है कि भूमिगत जल स्तर में कमी आती है। और जब भूमिगत जल स्तर में कमी आ जाएगी तो दो समस्याएं आ जाएंगी। एक तो सूखा की समस्या बढ़ जाएगी, और सूखा के साथ साथ जब वनों की कटाई भी हो जाएगी तब भी ये सूखे की स्थिति बढ़ जाएगी। और यदि बरसात होती है तो बाढ़ की समस्या देखने को मिलती है।
बाढ़ की भी समस्या यहाँ पर उभर कर आ जाती है और प्रदूषण तथा जैव विविधता का भी बड़ी मात्रा में नुकसान होता है। तो प्रदूषण भी होता है और एक महत्वपूर्ण बिंदु है जैव विविधता में कमी आएगी और जैव विविधता में जैसे ही कमी आएगी पारिस्थितिकी संतुलन बिगड़ता चला जाएगा। तो कोशिश ये की जाती है कि जनजातियों द्वारा जो नए क्षेत्रों में लगातार वो पहुंच रहे हैं और जंगलों को साफ कर रहे हैं, इससे उनमें ये समस्याएं देखने को मिल रही हैं। लेकिन सबसे अहम बात यह है कि आज भी सबसे ज़्यादा वन उन्हीं क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहां पर जनजातियां निवास करती हैं। अब ऐसा क्यों है? जैसे वर्तमान में आप गंगेटी क्षेत्र में जाएंगे तो जो किसान जंगलों को साफ करके खेती कर रहे हैं वो परंपरागत उसी क्षेत्र में खेती करते आ रहे हैं। लेकिन जब ये जनजातियां ए स्थान से बी स्थान पर शिफ्ट हुई थी तो ए स्थान पूरी तरीके से छूट गया और यहाँ पर पुनः जंगल उगाया। तो इस तरीके से जनजातियों के जो निवास स्थान हैं वो जंगलों के आसपास ही देखने को मिलते हैं। अगर हम भारत में देखें तो जितनी भी जनजातियां हैं अलग अलग राज्यों में, वो उनकी जो कृषि पद्धति है उसको अलग अलग नामों से जाना जाता है। जैसे मिजोरम में एक जनजाति पाई जाती है जो झूम खेती करती है और उस जनजाति का नाम है रियांग। तो रियांग जो है दो प्रकार की है, जिनमें से एक है मेस्का। कौन कौन सी? मेस्का। और दूसरा नाम है मोलसोई। दूसरा कौन सी है? मोलसोई। और ये दोनों जनजातियां जो है कैसी खेती करती हैं? झूम खेती करती हैं। झूम खेती करती हैं। अब इसी में से एक यूपीएससी का प्रश्न पूछा गया था, इसमें रियांग धार्मिक रूप से किस समुदाय से या किस धर्म को मानने वाला है? तो रियांग जो है धार्मिक दृष्टि से देखें तो ये वैष्णव समुदाय का है। कौन से? वैष्णव समुदाय से। ठीक है, तो ये प्रश्न पूछा गया है कि रियांग किस समुदाय से है, जो कि वैष्णव समुदाय से है। और रियांग में दो प्रकार की जनजातियां पाई जाती हैं, मिस्का और मोलसोई, और ये दोनों क्या करती हैं? झूम खेती करती हैं। इसके साथ साथ मध्य प्रदेश में, कहां पर? मध्य प्रदेश में जनजातियों द्वारा जो खेती की जाती है उसे दहिया के नाम से जाना जाता है। दहिया, और एक नाम और आता है दहिया के साथ साथ वेबर। तो प्रश्न पूछा जाता है कि वेबर या दहिया खेती कहां पर होती है? तो ये मध्य प्रदेश में होता है। और किसके द्वारा होती है? जनजातियों द्वारा। और ये एक तरीके से कैसी खेती है? झूम खेती। फिर उसके बाद अगर हम आंध्र प्रदेश के बारे में देखें, आंध्र प्रदेश में, तो आंध्र प्रदेश में इसे पोडू के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से? पोडू के नाम से। पोडू के नाम से। कभी कभार पोडू या इसे पेंडा भी कहा जाता है। और ये भी क्या है? एक तरीके की झूम खेती है। तो पूछा जाता है झूम खेती आंध्र प्रदेश में किस नाम से जाना जाता है? तो आंध्र प्रदेश में पोडू या पिंडा के नाम से जाना जाता है। उसके बाद हम उड़ीसा में देखते हैं। उड़ीसा में इसे बरीगा के नाम से जाना जाता है। बरीगा। पूछा जाता है बरीगा खेती कहाँ होती है? तो ये उड़ीसा में होती है। और एक तरीके से कैसी खेती है? झूम खेती। या इसी को कोमान भी कहते हैं। क्या कहते हैं?
कोमान या पामा डाबी भी नाम दिया जाता है। पामा डाबी, टीना डाबी मत लिखिएगा, पामा डाबी। तो इस तरीके से उड़ीसा हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, मिजोरम हो गया। फिर पश्चिमी घाट, पश्चिमी घाट, पश्चिमी घाट में इसे कुमारी के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? कुमारी नाम से। अगर हम देखें दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में इसे वालरे के नाम से जाना जाता है। दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में इसे वालरे के नाम से जाना जाता है। पूछा जाता है वालरे खेती कहाँ पे होती है, तो राजस्थान में इसी को वालरे या वाल्टरे भी कहा जाता है। वाल्टरे। तो इस तरीके से कई राज्य हो गए। अगर हिमाचल प्रदेश में देखा जाए तो इसे खिल के नाम से जाना जाता है। हिमाचल प्रदेश में खिल के नाम से जाना जाता है। पूछा जाता है खिल क्या है, तो खिल एक तरीके की झूम खेती है। उसके बाद झारखंड में कुरुआ के नाम से जाना जाता है। कुरुआ के नाम से जाना जाता है। और ये सारे के सारे प्रश्न पूछे गए हैं। उसके बाद हम देखते हैं मणिपुर में। मणिपुर में इसे मणिपुर में इस खेती को पामलू के नाम से जाना जाता है। पामलू के नाम से। तो प्रश्न पूछा जाता है पामलू क्या है, तो पामलू एक तरीके की झूम खेती है। इसी तरीके से छत्तीसगढ़ के बस्तर जिला में भी ये खेती होती है। छत्तीसगढ़ के बस्तर जिला में, और बस्तर जिले में इसे दीपा के नाम से जाना जाता है। पूछा जाता है दीपा क्या है, तो दीपा एक तरीके से झूम खेती है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह में इसे यहां भी दीपा के नाम से जाना जाता है। तो इस तरीके से कई ऐसे स्थल हैं। और असम में इसे झूम खेती के नाम से भी जाना जाता है। असम में इस तरीके से असम झूम खेती या कर्तन दहन पद्धति या स्थानांतरित खेती, ये इसी को शिफ्टिंग खेती कहा जाता है। और पामलू, बस्तर, दीपा, ये कई नामों से जाना जाता है। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि जो झूम खेती है, भारत में लगभग 8% जनजातियां रहती हैं और उनके द्वारा ये खेती की जाती है। अगर हम दुनिया में देखें तो दुनिया में भी बहुत सारी जनजातियां रहती हैं और वो भी ऐसी ही खेती यानी झूम खेती करती हैं। तो उनके अलग अलग नाम मिलते हैं। जैसे मैक्सिको में मिल्पा, वियतनाम में रे। तो जब आगे वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ेंगे तब हम वहाँ पर इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो इस तरीके से आज ये झूम खेती ये समाप्त होती है। और अगले दिन हम लोग बात करेंगे भारत में वन्य प्राणियों के बारे में। तो आज की क्लास यहीं तक। दोस्तों आपको कैसा लगा? अच्छा लगे तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।